नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि संगम दक्ष एकेडमी के द्वारा यूके ट्रिपल एसई के पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासें प्रारंभ की जा रही हैं, जो कि ऑनलाइन मंच के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मित्रों, इसी के अंतर्गत आज हम हिंदी विषय का आगाज करने जा रहे हैं और जानते हैं कि हिंदी विषय के अंतर्गत क्या क्या हमारा जो यूके ट्रिपल एसई का सिलेबस रहेगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। क्योंकि वर्तमान में अगर बात करते हैं हम यूके ट्रिपल एसई की, तो इसमें हिंदी विषय का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हम बात करें, पूरा जो पेपर है वो 100 नंबर का है। उस 100 में से उत्तराखंड के 40 प्रश्न है, तो उत्तराखंड के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहता है वो हिंदी रहता है। और हिंदी के जो प्रश्न है, ध्यान देना, वो बड़े गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो जिस लेवल तक का वहां पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है, हम प्रयास करेंगे कि हम उसी लेवल तक का आप लोगों को जो है यहाँ पर जो है सिलेबस पहुंचाएंगे। तो मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं हिंदी की क्लास को। और हिंदी की क्लास प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अधिकांशतः हमारे जो नए छात्र छात्राएं होते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो कहाँ से बनेगा। जबकि यूके ट्रिपल एसई के द्वारा जो है साफ साफ अपना जो पाठ्यक्रम है वो दे दिया गया है प्रारंभ में। तो हम जानते हैं कि हिंदी के अंतर्गत जो सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा, वो क्या रहेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर जो स्लाइड के माध्यम से दिख रहा होगा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे। तो ध्यान देना, इसी के आधार पर हमारा जो क्लासें होंगी वो भी अपलोड होते रहेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी को पढ़ने से पहले हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। नॉर्मली हम देखते हैं किताबों में कि सीधा एक लाइन में कह दिया जाता है कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से होती है और हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। ये बात सत्य है, परंतु इतने से ही काम चलेगा, ये बात बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। इसको आज हम जानेंगे कि कैसे ये सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना, हिंदी से हिंदी बना। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस हिंदी शब्द के संदर्भ में क्या क्या तर्क दिए गए। तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस को जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो सबसे पहले जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो पूरी इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति पर आधारित रहेगी। दूसरा ध्यान देना, इसके बाद हमारा जो आता है वो है हिंदी का भाषा के रूप में विकास। क्योंकि हिंदी शब्द जब प्रारंभ में आएगा तो यह शब्द भाषा के संदर्भ में नहीं आएगा और ये किसी भी धर्म या संप्रदाय के संदर्भ में नहीं आएगा। प्रारंभ में हिंदू हो या हिंद हो या हिंदी को हो, इन सभी शब्दों का जो प्रयोग किया जाएगा वो एक क्षेत्र विशेष के लिए किया जाएगा, जिसे हम सिंधु क्षेत्र कहते हैं। उसी के लिए हिंदू क्षेत्र या हिंद क्षेत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रारंभ में इसका जो है भाषा से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये जब हम हिंदी भाषा के रूप में इसका विकास देखेंगे तो प्रारंभ में जो उत्पत्ति होगी वो एक क्षेत्र विशेष के लिए होगी। बाद में जानेंगे कि हिंदी के लिए कैसे कैसे इसका प्रयोग किया गया है, तो वो इसके अंतर्गत हम दूसरी क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तत्पश्चात हम आएंगे कि हिंदी के जो प्रमुख काल है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी के जो विकास क्रम के जो काल है वो मुख्य रूप से जब हम आधुनिक जो हमारी आर्य भाषा है जिसे हम हिंदी के रूप में स्वीकारते हैं, इसके हमें जो है 4 काल देखने को मिलते हैं। आदि काल को पढ़ते हैं, उसके बाद भक्ति काल को पढ़ते हैं, फिर रीति काल को पढ़ते हैं और तत्पश्चात हम जो है आधुनिक काल को पढ़ते हैं। तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सा काल कब से कब तक रहा है और किस विद्वान ने किस काल के लिए क्या नाम दिया है, वो सारी चीजें यहाँ से जानेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भाषा की उत्पत्ति एवं प्रकार और इसके साथ ही हम लिपि का भी जो है अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब हमें हिंदी शब्द का पहले इतिहास पता चल जाएगा कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है और उसके बाद हिंदी का जो भाषा के रूप में विकास भी हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से भाषा शब्द की यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति हो चुकी होगी। तो इसके बाद हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है। ये सारी की सारी चीजें हम जो है इस वाले जो है शीर्षक के अंतर्गत जानेंगे और भाषा के अंतर्गत ही हम लिपि भी जानेंगे कि लिपि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। अब जब हमारे पास भाषा शब्द आ चुका है और भाषा के बारे में हमने जान लिया है कि भाषा होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो इस भाषा को पढ़ने के लिए हमें पहले इसकी नियमावली को जानना होगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी भाषा हो,
तब तक उस भाषा का हम सही मायने में अध्ययन नहीं कर पाएंगे जब तक उसकी नियमावली अर्थात उसके व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण ही वो नियमावली है जिसके माध्यम से भाषा का शुद्ध रूप में जो है बोलना और पढ़ना सीखा जाता है। तो जैसे ही ये भाषा शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा और भाषा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भाषा होती क्या है, उसके बाद हम भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे और इस व्याकरण से जानेंगे कि भाषा की क्या क्या नियमावली रहती है, किस तरह से भाषा को शुद्ध रूप में बोलना है और कैसे शुद्ध रूप में इसको जो है लिखने का कार्य करना है। इस व्याकरण को जब हम देखेंगे तो विद्वानों के द्वारा इसे 3 भागों में ध्यान देना बांटा गया है, जिसका प्रथम भाग रहता है वर्ण विचार अर्थात वर्णों का ज्ञान। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों को भी जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। इसके अलावा जब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो वर्णों के माध्यम से ही संधि का यहाँ पर ध्यान देना उद्भव होगा, तो संधि भी देखेंगे हम यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम वर्तनी वाला देखेंगे तो वो भी यहीं पर कवर करेंगे, यानी कि वर्णमाला वर्ण विचार जो हमारा है वो 3 भागों में विभाजित हो जाएगा, वर्णमाला, संधि और वर्तनी। ये तीनों के तीनों भाग हम वर्णमाला से अध्ययन इसका करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है शब्द साधन। जब हम वर्णों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसके बाद हम वर्णों को आपस में मिलाएंगे और जब 2 या 2 से अधिक वर्ण सार्थक समूह के रूप में हम स्थापित करेंगे तो उसी को शब्द कहा जाएगा। फिर हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। फिर इन चारों शब्दों को भी हम तोड़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है या फिर आपके जो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है और प्रयोग या फिर अर्थ के आधार पर आपके जो है शब्द कितने प्रकार है। प्रत्येक प्रकार पर हम जो है गहनता से अध्ययन करेंगे। जब हमें शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा तो हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब सार्थक रूप में या फिर क्रमबद्ध रूप में इनको एक वाक्य के रूप में लिखेंगे तो वही ध्यान दीजिएगा फिर हमारा वाक्य विन्यास कहलाएगा। यानी कि यहाँ से हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ से कवर करेंगे। तो ये जैसे ही ध्यान देना ये तीनों पार्ट हमारे कवर होते हैं तो हम मानेंगे कि हमने जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका जो व्याकरण है या फिर नियमावली है वो हमने उसका अध्ययन प्राप्त कर लिया। तो इसके अलावा अगर देखेंगे इसके बाद कुछ हमारे पास शब्दावलियां बचती है, जैसे हमारे पास लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं। लोकोक्तियों को ही हम कहावतें भी कहते हैं। जानेंगे कि लोकोक्तियां क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं, इन दोनों के मध्य में अंतर भी स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों के अंतर्गत जो अंतर है वो क्या रहता है। इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर इन्हीं को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसके अंतर्गत ये हमारा जो कवर हो जाएगा। इसके पश्चात जैसे ही व्याकरण वाला कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो अगला हमारे पास जो विषय है ध्यान देना वो है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करेंगे और बल्कि इसको भी हम साहित्य का अध्ययन करने से पहले हम साहित्य का जो इतिहास है थोड़ा सा उस पर भी जो है चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार लिखा गया था या फिर वो कौन सी पुस्तक है जिसमें पहली बार हिंदी साहित्य का जो है उल्लेख, हिंदी साहित्य के इतिहास का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से हिंदी साहित्य हमारा कवर हो जाएगा। तत्पश्चात जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है पत्र लेखन। पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के हैं, पत्रों के जो ध्यान देना प्रारूप होते हैं वो क्या क्या किस प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग पत्रों के प्रारूप भी हम समझेंगे। तो यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपका जो है पूछा जाता है। अंततः हम जो हिंदी जो जनसंचार के माध्यम है इसके अंतर्गत वो चाहे श्रव्य माध्यम हो या दृश्य माध्यम हो या फिर आपके जो प्रिंटिंग माध्यम हो या फिर वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था। तो थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को सिलेबस का ही मालूम नहीं होता है, तो हम सिलेबस के अनुसार ही ध्यान देना आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो ध्यान देना हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेकर है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और इसका जो प्रथम उल्लेख है वो हमें कहां प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान देना हम हिंदुस्तान या फिर भारतवर्ष के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि भारत के जो है प्राचीन काल से ही अनेक नाम रहे हैं, उनमें से कुछ 4-5 नामों का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। ये नामों का उल्लेख करने का उद्देश्य ये है कि हिंदी जब प्रारंभ में आएगा, वो चाहे हिंदू आए, हिंद आए, हिंदी का आए, ये सारे के सारे जो शब्दों का प्रयोग होगा वो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है अर्थात सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होगा उसी के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग होगा। प्रारंभ में इनका जो प्रयोग है वो भाषा के संदर्भ में नहीं किया जाएगा।
इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि हिंदी के हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही भारत के जो है प्रारंभ से ही अनेक नाम रहे, जिनमें ब्रह्मग्रंथ, आर्यव्रत, उत्तरापथ, जम्बूद्वीप और आपका जो दक्षिणापथ है, ये तमाम प्रकार के प्राचीन काल में भारत के लिए जो है प्रचलित नाम रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदू नाम भी आएगा, इसके लिए हिंदू क्षेत्र आएगा, हिंद क्षेत्र आएगा, हिंदिक क्षेत्र आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हम जो है चर्चा करते हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को उस दिशा में ले जा रहा हूँ जो शायद ही आप लोगों को कहीं मतलब किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, और जो सोशल मीडिया के आपके माध्यम है वहां पर भी आप लोगों को बहुत कम जगह पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। हम बस इतना रट लेते हैं कि हिंदी जो शब्द वो फारसी का है, सिंधु से बना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को बता सकूं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसा कि देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये पारसियों का या फिर ईरानियों का, ईरान देश के जो निवासी है वो पारसी धर्म के अनुयायी है, इसीलिए इनको पारसी कहा जाता है। इसी पारसी से जो है परिवर्तित होकर, ध्यान देना, फारसी शब्द बना है जो कि एक भाषा के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। इसी इन ईरानियों का या पारसियों का एक ध्यान दीजिएगा पुस्तक है, या फिर हम ग्रंथ बोले इसे, तो ये दास्तिर नाम का जो ग्रंथ है या पुस्तक है, इसमें सर्वप्रथम हिंदू शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पूरे इतिहास के संदर्भ में, तो ये दास्तिर नामक ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। और ध्यान देना, ये हिंदू शब्द का प्रयोग किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये क्षेत्र विशेष के लिए ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग किया गया है। जो सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी के क्षेत्र वाला जो भारत का हिस्सा था, उसके लिए इस हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हिंदू शब्द का उल्लेख हमें जो देखने को मिलता है वो पारसियों की दास्तीर नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। ये जानकारी आप लोग रखिएगा। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक भारतीय जो विद्वान होते हैं, ध्यान देना, इनका नाम है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। लगभग 1879 के आसपास, ध्यान देना 89 के आसपास इनका जो है उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। ये खड़ी बोली के, ध्यान देना, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। इनके द्वारा ध्यान दीजिएगा, जब ईरानी साहित्यों का अध्ययन किया गया तो इन्होंने भी पाया कि भारत को जो है ईरानी साहित्यों में हिंद देश कहा गया। अर्थात यहाँ पर ध्यान देना, पहली बार हिंदू शब्द का जो प्रयोग मिला वो दास्तिर नामक ग्रंथ में मिला है। और अगर हम पंडित जो रामनरेश त्रिपाठी जी है, इनके अनुसार अगर देखें तो जो ईरानी साहित्य थे, यानी कि फारसी भाषा के जो साहित्य है, उनमें भारत के लिए जो है हिंद देश का प्रयोग किया, हिंद देश नाम का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पर भी हिंद का मतलब ना तो हिंदी भाषा से है, ना ही यहाँ पर हिंदू धर्म या संप्रदाय से है। इस हिंद का भी तात्पर्य केवल और केवल आपका एक क्षेत्र विशेष से है, देश शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी साहित्यों में इस भारत देश के लिए या फिर सिंधु क्षेत्र वाले हिस्से के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हिंद देश नामक जो है शब्द का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात और भी महत्वपूर्ण, ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट आता है, और इन्हें तो कौन नहीं जानता है, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास मतलब महान ऋषि है जो, और फिर साथ में क्योंकि इन्होंने वेदों को व्यासा था या वेदों का संकलन किया था, इसीलिए नाम इनका वेदव्यास पड़ गया था। ऐसा माना जाता है, हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जो ईरान का शासक था शाह दस्तस्य, इसके दरबार में जब महर्षि वाल्मीकि जी गए थे तो इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था इनके संबोधन में, तो कहा गया था कि यह व्यक्ति हिंद देश का निवासी है। अर्थात यहाँ पर भी अभी केवल हम ध्यान देना ईरान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरानियों का ही देन है जो हिंदी शब्द जो प्रचलन में आया वो ईरानियों की देन है। अभी भारत के संदर्भ में हमने इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जब ईरान में ये जाते हैं, वहां के राजा के द्वारा महर्षि वेदव्यास के लिए ध्यान देना हिंद देश का निवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इससे भी हमें जो है ज्ञात होता है कि यहाँ पर भी ध्यान देना, जो पारसियों के जो साहित्य थे उसमें भारत के लिए हिंद देश शब्द का जो है प्रयोग किया गया। इसके अलावा अगर हम जाएंगे आगे तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा कहा गया कि ईरानी साहित्यों में हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो सिंधु और सिंधु के आसपास वाली जितनी भी नदियां हैं, वो झेलम हो, सतलज हो, चिनाब हो या फिर गंगा यमुना भी हो, इस पूरे क्षेत्र के जो निवासी थे उनके लिए ध्यान दीजिएगा किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि वो कहते हैं कि जितने भी आपके ईरानी साहित्य है उनमें जो हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी सिंधु नदी है और सिंधु के आसपास की जितनी भी नदियां हैं, इन सभी क्षेत्रों के जो निवासी थे उन्हें जो है मतलब हिंदू देश का जो है निवासी कहा गया है। तो यहाँ पर हमने जाना कि फारसी भाषा के जो साहित्य हमारे पास थे
उनमें इस भारत के उत्तरी जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र, उसके लिए हिंदू, हिंद या फिर हिंदू शब्द का ही प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान के अनुसार ईरान के जो साहित्यों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभी तक केवल हमने इस संदर्भ में देखा है हिंद शब्द को या हिंदू शब्द को कि ये क्षेत्र विशेष के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ना कि किसी भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। और इसी दौरान अगर हम देखते हैं तो भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी रहती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, ये सैंडल सभ्यता, तमाम प्रकार के नाम देते हैं। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनका प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ जो है व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। अब ध्यान देना, इनका जो व्यापारिक संबंध रहते थे वो मुख्यतः ध्यान देना भूमि वाले मार्ग से ही रहते थे। और ये मेसोपोटामिया और सिंधु के लोग आपस में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। अक्सर जो मेसोपोटामिया के लोग थे यहाँ से भारत से मसाला वगैरह ले जाते थे, वस्त्र वगैरह ले जाते थे। इसके अलावा जो बेशकीमती जो धातुएं होती थी उनका भी ये व्यापार यहाँ से करते थे। और ये एक जाहिर सी बात है कि जब दो क्षेत्रों के बीच में व्यापारिक संबंध होंगे तो न केवल वो वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, उनके जो भाषा के शब्द होंगे उनका भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान होगा। अब जब ये लोग भारत में आते थे, इनसे कोई पूछे कि आप कहां से व्यापार करते हैं, तो ध्यान देना इसे, क्योंकि सिंधु क्षेत्र कहते थे हम, सिंधु घाटी वाला जो एरिया है। अब समस्या ये थी कि इन लोगों की जो भाषा है उस भाषा के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो उस भाषा के अंतर्गत सौ ध्वनि नहीं है। सौ के स्थान पर ध्यान देना फारसी में घ का उच्चारण होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो घ है हमारा जो महाप्राण ध्वनि है, इसके स्थान पर वो अल्प प्राण द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार देखा गया कि इन्होंने जो सिंधु का उच्चारण था वो हिंदू के रूप में किया है प्रारंभ में, ध्यान देना फारसी भाषा में। तो यहाँ पर जो सौ था, सौ का ह और ध का द, इन दोनों शब्दों के परिवर्तन होने के कारण ये जो सिंधु था ये ध्यान दीजिएगा हिंदू के रूप में, प्रारंभ में जो है ये हिंदू के रूप में प्रचलन में आता है, सिंधु का जो है हिंदू बन जाता है। इस बात का ध्यान देंगे हम कि प्रारंभ में सिंधु से हिंदू बन जाता है, हिंदू बन जाता है, क्योंकि सौ का यहाँ पर ह बनेगा और यहाँ पर जो ध महाप्राण ध्वनि है इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है फारसी में, ध के स्थान पर द का उच्चारण किया जाता है, इसलिए सिंधु से सर्वप्रथम हिंदू बना है। और जो कि हमें ईरानियों के जो साहित्य थे, प्राचीन साहित्य, उनमें हमें देखने को मिला भी, जैसा कि हमने दास्तर नामक ग्रंथ में भी देखा कि उसमें जो है सबसे पहले हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ। तो ये हिंदू अलग से कोई शब्द नहीं, सिंधु का ही रूपांतरित रूप, मतलब इसका परिवर्तित रूप है ये हिंदू जो शब्द हमारे पास आता है। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रारंभ में तो आया था सिंधु से हिंदू, क्योंकि सौ ध्वनि का जो रूपांतरण हुआ था वो ह में हुआ और ध का जो परिवर्तन हुआ वो द में हुआ। तो सिंधु से जो आया वो हिंदू, तो जिसे हम सिंधु क्षेत्र कहते थे, तो आपके जो फारसी लोग थे या फिर हम कहेंगे ईरानी लोग थे, वो इसको क्या कहते थे, हिंदू क्षेत्र कहते थे। अब ध्यान देना कालांतर में क्या हो गया कि ये जो द ऊ था, इसमें ऊ ध्वनि थी, इसका लोप हो जाता है एक लंबे समय के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाषा की प्रवृत्ति है कि भाषा में परिवर्तन निरंतर होते रहता है और भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें भी निरंतर जो है उच्चारण के आधार पर इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। कई शब्द ऐसे कि जिनका उच्चारण हम संस्कृत में कुछ और रूप में करते थे और हिंदी में कुछ और रूप में करते हैं। तो ये भाषा की एक विशेषता है कि उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो जैसे ही लंबे समय के बाद इस हिंदू से ऊ का लोप होता है तो हमें देखने को मिलता है कि नया शब्द आ जाता है हिंद। और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो फारसी भाषा का एक जो प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इसका ध्यान देना, जैसे ही इसमें योग होता है और हमें प्राप्त हो जाती है एक नया शब्द हमें मिलता है, वो होता है हिंदिक शब्द। यानी कि हिंद में इक प्रत्यय लगते ही हिंदिक बनता है और ये प्योर, ध्यान दीजिएगा, फारसी भाषा का शब्द हमें प्राप्त हो जाता है। इस हिंदी में जब हम देखेंगे तो उच्चारण में जो है कठिनता के कारण इसका क्या हो जाता है, एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद इस क का लोप हो जाता है और हमें वर्तमान में जो हिंदी शब्द है वो ध्यान देना देखने को मिलता है। यहीं पर अगर हम देखेंगे हम ये हिंदी के जो शब्द है भारत में, जब ध्यान देना यूनानी आते हैं तो यूनानियों के द्वारा इसी का प्रयोग किया जाता है इंडिका के रूप में। यूनानी भाषा में जो हिंदी है वो बन जाता है इंडिका। तत्पश्चात जब हम देखेंगे कि इसका जब लैटिन भाषा में जब रूपांतरण होता है तो यही शब्द हमारा बन जाता है, ध्यान देना,
इंडेक शब्द बन जाता है, इंडेक। यानी कि ये जो हिंदी था ये फारसी भाषा का है, और जब हम बात करेंगे यूनानी में तो यूनानी में ये इंडिका हो जाएगा, और जब बात करेंगे हम लैटिन में तो लैटिन में यही जो इंडिका था वो इंडेक हो जाएगा, और अंत में जब हम बात करेंगे अंग्रेजी की, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वो इसी इंडेक्स से बना देते हैं इंडिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है मतलब हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ता है उसका मूल आधार है ये हिंदी शब्द जो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी से ये आपका यूनानी में इंडिका बनेगा, और फिर इंडिका से लैटिन में इंडेक बनेगा, और इंडेक से फिर अंग्रेजी में इंडिया बन जाएगा। तो ध्यान देना, ये तो हो गया आपका जो क्षेत्र विशेष की बात। अब इधर हमने देखा था कि कैसे सिंधु से पहले हिंदू बनता है, हिंदू से हिंद बनता है, हिंद से हिंदी बनता है, और हिंदी से फिर उसके बाद जो है हिंदी शब्द जो है मतलब हमारा प्रचलन में आता है। परंतु ध्यान देना, अभी भी प्रारंभ में ये जो हिंदी शब्द है इस हिंदी का मतलब हिंदी क्षेत्र का है, ना कि किसी भाषा के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब इस हिंदी शब्द के संदर्भ में जब हम बात करेंगे कि भाषा के रूप में भारत में हिंदी का पहला प्रयोग, भाषा के रूप में हिंदी शब्द का जो भाषा के रूप में प्रथम प्रयोग है वो ध्यान दीजिएगा पंचतंत्र में किया गया। पंचतंत्र में हमें देखने को मिलता है, और पंचतंत्र जो ग्रंथ है या पुस्तक है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। और ध्यान देना, इस पंचतंत्र की एक खासियत है कि मूल रूप से तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस पुस्तक के नाम में कुछ रिकॉर्ड है, और इसका वर्ल्ड जो गिनीज बुक है उसमें भी इसका नाम दर्ज है। दुनिया की लगभग 50 भाषाओं में ध्यान देना इसका जो है अनुवाद हो चुका है। तो ये इसका एक अनोखा रिकॉर्ड है अपने आप में। तो इस पंचतंत्र में ही पहली बार जो है भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा जो है रचित है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भाषा के रूप में जो भारत में मतलब अभी तक जो हमने देखे तो वो हिंदू, हिंदी जो भी बने थे हिंदी के, वो सारे के सारे फारसी में थे। ईरानी जो भाषा है उसके संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। अब जो भारत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो पहली बार पंचतंत्र वो ऐसी पुस्तक है जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग एक भाषा के रूप में हो रहा है। तो ये हमारी पंचतंत्र ध्यान दीजिएगा आपकी पुस्तक है, जो वर्तमान में लगभग 50 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, और ये गिनीज बुक में इसका एक रिकॉर्ड भी है अपने आप। इसके पश्चात यदि हम पंचतंत्र के बाद और जो हमारे पास तथ्य है वो ध्यान देना हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो को। हालांकि उनको जब हम इतिहास पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत को पढ़ा जाएगा, उसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उसी के अंतर्गत इनके बारे में गहराई से पढ़ा जाता है। परंतु हमारी जो हिंदी भाषा है या फिर हिंदी की हम उत्पत्ति देख रहे हैं उसके संदर्भ में जितने महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे वो यहाँ से हम कवर करेंगे। अमीर खुसरो की अगर बात करें, पहली बात तो ये कि मोहम्मद हसन इनका जो है मूल नाम रहा है, और बाद में इनका जो नाम था वो परिवर्तित करके अमीर खुसरो नाम रखा गया है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो यहाँ से प्रश्न अभी तक जो है ध्यान देना यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है। तो बदायूं ये पटियाली जो क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है, और सीधा वो जगह का नाम पूछ रहा है, राज्य नहीं दे रहा है ऑप्शन में। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें जो एक उपाधि दी है वो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछी जाती है, और वो उपाधि है तूती ए हिंद। तूती ए हिंद, ध्यान देना, हिंद का तोता इन्हें कहा जाता है, या फिर भारत का इन्हें तोता कहा जाता है। और ये उपाधि जो इनको दी गई थी वो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया साहब के द्वारा दी गई थी। तो ये तूती ए हिंद भी पूछा जाता है। और इसके अलावा इनके द्वारा जो है ध्यान देना मुख्यतः जो दो वाद्य यंत्र है, एक तो सितार है, एक तबला है। इन दोनों का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि सितार का आविष्कारक कौन है, तबला का आविष्कारक कौन है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास गेय पद्य होते हैं, अर्थात जो कवाली है, ये कवाली जो गाई जाती है, ये भी ध्यान देना इसका भी प्रचलन सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कवाली का भी इन्हें जनक कहा जाता है, तबला का भी इनको जो है आविष्कारक माना जाता है, सितार का भी इन्हें आविष्कारक माना जाता है, और तूती ए हिंद तो इन्हें कहा ही जाता है। इसके अलावा अगर इनके संदर्भ में अब हम आते हैं कि हिंदी के संदर्भ में क्या इनकी जो भूमिका रही। सबसे पहले तो बता दें कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास है।
लगभग ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है 7 से 8 और जो शासक रहते हैं पूरे उनके शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, ये रहते हैं। और आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि भी रहते हैं। बलबन से लेकर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक तक, यानी कि आपका जो गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो तुगलक वंश तक जो है कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलता है। और ध्यान देना, इन्होंने जो हमारी भारतीय जो भाषा है हिंदी जो वर्तमान की, उसके लिए एक तो हिंदी शब्द का प्रयोग किया है और दूसरा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो ने जो है किस शब्द का प्रयोग किया है हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदवी और हिंदी इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग। अब वो समय आ गया जब हिंदी जो शब्द है वो कोई क्षेत्र विशेष के लिए ना रहकर एक भाषा के लिए इसका प्रयोग जो है प्रारंभ किया जा रहा है। प्रथम हम देख चुके हैं कि पंचतंत्र में इसका भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अमीर खुसरो के द्वारा 13वीं-14वीं शताब्दी के अंतर्गत हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति ध्यान देना जिनका हिंदी के विकास को लेकर बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी इनकी भूमिका रहती है। खड़ी बोली में तो और भी ज्यादा इनकी भूमिका रहती है। खड़ी बोली जो कि वर्तमान में हिंदी का मानकीकरण रूप है वो खड़ी बोली ही है। और इस खड़ी बोली में जो साहित्य लिखने का प्रारंभ किया था वो भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। तो इसके संदर्भ में आप जानेंगे कि अमीर खुसरो का जो मूल नाम है या इनका जन्म कहाँ हुआ है, तृतीय हिंद इनकी उपाधि है। इसके अलावा इनके द्वारा किस किस चीज का जो है आविष्कार किया गया है और इन्होंने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो हिंदी और हिंदवी ये दोनों ही शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक नाम भी आता है शरफुद्दीन यजदी। इनकी एक रचना है, ध्यान देना, जफरनामा। तो ये जफरनामा जो इनकी, ध्यान देना, इनके द्वारा लिखी गई है, ये लगभग 1424 ईस्वी के आसपास लिखी जाती है। और इसमें भी हिंदी शब्द का प्रयोग, ध्यान देना, एक भाषा के रूप में होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जफरनामा में मतलब किस व्यक्ति के द्वारा या फिर शरफुद्दीन यजदी ने कौन सी रचना में जो है भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो वो जफरनामा पहली ऐसी हिंदी रचना है जिसमें, ध्यान देना, हिंदी शब्द का प्रयोग आपका जो है भाषा के संदर्भ में हुआ। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो स्वामी प्राणनाथ 17वीं शताब्दी के ये भी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। गुजरात राज्य से इनका, ध्यान देना, ताल्लुक रहता है। इनके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, स्वामी जो प्राणनाथ है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के जो नाम है तो ये, ध्यान दीजिएगा, दो नाम इसके देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो ये कुलजुम और शरीफ नाम इसका पूरा बताया जाता है और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि इसका जो नाम है वो कुलजम स्वरूप, इसका जो है, ध्यान देना, नाम देखने को मिलता है। तो वो कुलजम स्वरूप कहे या कुलजुम शरीफ कहे, ये दोनों एक ही पुस्तक के नाम है। तो इस बात का ध्यान देना, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार, ध्यान देना, हिंदी भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तानी यहाँ पर जो है क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, बल्कि ध्यान देना इन्होंने जो है भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया था। तो पूछा जाए कि कुलजुम शरीफ या फिर कुलजम स्वरूप किसकी रचना है, तो ये स्वामी प्राणनाथ जी की रचना है जिसमें इन्होंने हिंदी के लिए भाषा के रूप में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से भी देख लेना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, इसके बाद जो देखेंगे 18वीं शताब्दी में जो एक डच देश के जो पादरी होते हैं, कैटलियार साहब, इनकी जो ये रचना है ये बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान देना, अक्सर पूछी जाती है। इन्होंने एक रचना रचित की है, हिंदुस्तानी ग्रामर। और इस हिंदुस्तानी ग्रामर में अगर देखेंगे तो भारतीयों के लिए, या हम कहेंगे कि भारतीयों की जो भाषा है उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। तो हिंदुस्तानी ग्रामर किसका है, तो कैटलियार साहब का ये जो है हिंदुस्तानी ग्रामर है। और इसी पुस्तक में इन्होंने भारतीयों की जो भाषा है उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सीधी यहाँ से जो है पुस्तक ही पूछी जाती है कि हिंदुस्तानी ग्रामर नामक जो रचना है वो किसकी है। तो आपके जो कैटलियार साहब है इनकी रचना है और इन्होंने भी हिंदी शब्द का ही प्रयोग किया है भारतीय भाषाओं के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि यहाँ पर सन 1800 ईस्वी में हम देखते हैं कि कोलकाता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसकी स्थापना की जाती है। और इस समय जो हमारे वायसराय होते हैं या गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के,
अभी भारत का तो बना नहीं है, 1833 के आसपास जो है भारत का गवर्नर जनरल बनता है। प्रारंभ में इसको हम देखेंगे तो ये अभी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं और उन्हीं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई जाती है। और इसका उद्देश्य था कि जितने भी हिंदुस्तानी जितने भी ग्रंथ है प्राचीन काल से लेकर जितने भी साहित्य जो है लिखे गए हिंदुस्तान में, उसका जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी के एक जो है भाषा वैज्ञानिक होते हैं गिलक्राइस्ट, कहीं पर इनका जो है गिलक्रिस्ट नाम मिलता है, कहीं पर इनका जो है गिलक्राइस्ट नाम मिलता है। तो इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, भारतीयों की जो भाषा है वो इन्होंने भी हिंदी ही कहा है। तो यानी कि इस समय तक हिंदी जो शब्द है वो भाषा के रूप में प्रचलित हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि गिलक्राइस्ट साहब के द्वारा भी क्या किया गया है, हिंदी शब्द का ही प्रयोग किया गया है हमारी भाषा के रूप में। तत्पश्चात यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 1895 का वर्ष आता है और बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी इस बात का जो है जिक्र किया था कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। तो पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी बनाने का जिक्र किया गया या मांग की गई थी? तो 1895 में तिलक जी ने इसकी मांग की थी। तत्पश्चात अगर हम देखेंगे 1915 में गांधी जी जब स्वदेश लौटते हैं तो उसके पश्चात 1916-17 के आसपास ये भारत की राजनीति में सक्रिय होते हैं और इनके द्वारा भी ये ध्यान देना मांग की गई थी कि यदि हमें आंदोलनों को सफल बनाना है तो हमें एक ऐसी भाषा चुननी होगी जो संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर रही होगी। और इन्होंने कहा था कि मेरे मायने में हिंदी वो भाषा है जो लगभग संपूर्ण भारत में समझी और बोली जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी ही वो प्रमुख भाषा है जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। तो गांधी जी ने भी ये मांग की थी कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। परंतु जब हम देखते हैं कि देश आजाद होता है और हमारा संविधान लागू होता है तो संविधान में हमें देखने को मिलता है कि संविधान सभा ने 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार न करके एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। और ये मुंशी आयंगर जो साहब थे, मुंशी आयंगर जो फॉर्मूला था उसी की अनुशंसा पर इन्होंने जो है 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को जो है, ध्यान देना, ये को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो मित्रों, हमने आज जाना है कि हिंदी जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सिंधु से हिंदू कैसे बना, हिंदू से हिंद कैसे बना, हिंद से हिंदी कैसे बना और हिंदी से हिंदी कैसे बना। प्रारंभ में इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष के लिए किया जा रहा था, लेकिन बाद में इस हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो, ध्यान देना, भाषा के रूप में किया जाने लगा। तो ये हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति का हमारा प्रथम जो शीर्षक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ध्यान देना नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो भाषा के संदर्भ में हम भाषा का जो विकास है, मतलब भाषा के संदर्भ में हिंदी का जो विकास होगा उस। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये मेरा जो है मतलब ऑनलाइन माध्यम से पहला प्रयास था। हो सकता है कि इसमें कुछ जो है मेरे व्यवहार में या आचरण में कोई कमियां रही होगी तो उस पर जो है आप लोग गौर ना करें, धीरे धीरे चीजें सारी जो है सही होते जाएंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सारी जो आपने स्लाइडें देखी है इन सभी स्लाइडों का जो है आप लोगों को पीडीएफ जो है जारी कर दिया जाएगा। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लोगों को लिंक दिया जाएगा और वहां से आप लोग इसकी जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बने रहिए संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।